Hello children, Ravi Sai here. Dear children, today we are going to discuss an English poem, Amanda by Robin Klein. The sixth unit in the first flight, the NCERT textbook in English for class 10. Dear children, before we begin with this poem, Amanda, let me ask you a simple question. Children, do you like when your parents try to control your life with their instructions, advice, orders and such other do's and don'ts? जब वे आपसे ये करो ये ना करो कहते हैं तो आप कैसा महसूस करते हो? उस समय या तो आप गुस्सा हो जाते हो और अगर गुस्सा नहीं कर सकते तो उनकी डांट फटकार को आप इग्नोर करना सीख लेते हो, राइट? बच्चों, ये पोएम भी आपकी ही तरह एक यंग गर्ल के बारे में है जिसका नाम है एमेंडा। उसकी मम्मी भी, उसकी मदर भी उसको बात बात में टोक टोक करती रहती हैं कि एमेंडा ये मत करो, ये तुम्हें करना नहीं चाहिए था, ये तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, दिस एंड दैट। और इस रोक टोक से बचने के लिए वो उसकी मम्मी की बातों को इग्नोर करना सीख लेती है। एक तरफ उसकी मम्मी है वो बोलती ही जाती है और दूसरी तरफ ये उसकी मम्मी की बातों को इग्नोर करके अपनी ही दुनिया में खो जाती है, अपने ही ख्यालों में खो जाती है। कैसे? देखते हैं पोएम में। सो लेट्स बिगिन द पोएम एमेंडा बाय रॉबिन क्लेन। The poet says, पोएम की शुरुआत ही देखो बच्चों कैसे की गई है। ये जो पैराग्राफ्स हैं बच्चों, पूरी पोएम में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि शुरुआत का जो पैराग्राफ आने वाला है, ये पैराग्राफ एमेंडा की मदर उसे बोलने वाली है और उसकी डांट फटकार को इग्नोर करने के लिए, उससे बचने के लिए जो रास्ता अपनाती है ये एमेंडा। तो कौन सा रास्ता अपनाती है? क्या किस दुनिया में, किस सोच में वो खो जाती हैं? ये बातें इस ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट्स में आपको दी गई है। दिस इज द थिंकिंग of Amanda, right? The thinking process going on in the mind of Amanda. याद रहेगा बच्चों, पूरी पोएम में ऐसे ही आपको ये पोएम आपको समझनी है। पहले तो मम्मी कहेगी कुछ और उसके जवाब रिस्पॉन्स में ये एमेंडा कैसे बिहेव करती है, कैसा रिएक्ट करती है, ये बातें इन ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। राइट डियर, शैल वी स्टार्ट नाउ? देखो, उसकी मदर एमेंडा से कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। एमेंडा, तुम्हारे नाखून चबाना तुम छोड़ दो। बच्चों, कई बच्चों को ही नहीं, कई बड़े बड़े एल्डरली पीपल को ये बैड हैबिट होती है। क्या? कि उनको नाखून चबाने की आदत होती है। बैठे बैठे और कुछ नहीं तो बस नाखून चबाते रहते हैं, है ना? तो एमेंडा को भी ये हैबिट है, इसीलिए उसकी मम्मी उसे क्या कहती है? एमेंडा, ये नाखून चबाना बंद करो। दूसरा कहती है, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। एमेंडा, तुम्हारे ये शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, उन्हें हंच करना यानी बेंड करना यानी झुकाना,
कईयों को आदत होती है कि चलते हैं तो कंधे झुका कर चलते हैं, बैठते हैं तो कंधे झुका कर बैठते हैं, उन्हें हंचिंग कहते हैं बच्चों, राइट। तो अमेंडा को ये भी हैबिट है। पहली हैबिट कौन सी है? यस, शी बाइट्स हर नेल्स। दूसरी हैबिट है वो अपने कंधे झुकाकर बैठती है, राइट ना। तो दोनों बैड हैबिट्स के लिए उसे ओके कि शी इज रिब्यूक्ड बाय हर मदर। क्या कहती है उसकी मदर? डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। ये ऐसे कंधे झुकाकर मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग बंद करो। स्लाउचिंग यानी वही है बच्चों, उसे ड्रूपिंग भी कहते हैं। ड्रूपिंग यानी कंधे आगे की ओर झुकाकर बैठना। कंधे हैं, कुछ लोग हैं कि आगे की ओर झुकाकर बैठते हैं, राइट ना, स्ट्रेट नहीं बैठते, तो उसे स्लाउचिंग कहते हैं बच्चों, राइट। उसे आप इस तरह समझ सकते हो कि ड्रूप करते हैं, ड्रूपिंग देयर शोल्डर्स। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। सीधी तरह बैठो, सीधे बैठो। ऐसे स्लाउचिंग करके कंधे झुकाकर ऐसे मत बैठा करो अमेंडा, राइट। तो पहले स्टैंजा में बच्चों कि मदर ने कौन कौन सी एडवाइस की, यस, कौन कौन से डूज और डोंट्स हैं। यहाँ 2 डोंट्स हैं, एक है बाइट, नेल नहीं करना है, और कंधे झुकाकर नहीं बैठना है। तो डूज कौन सा है? तो क्या करना है उसे कि स्ट्रेट अपराइट उसे बैठना है, सीधे बैठना है, राइट ना। जब उसकी मम्मी उसे ऐसा बोल रही होती है तो कई बच्चों को बुरा भी लग जाता है ना। मम्मी क्या, हर कुछ बच्चे तो गुस्सा हो जाते, कहते हैं कि मम्मी क्या है, हर बार तुम मुझे रोक टोक किया करती हो। दिस अमेंडा कुछ भी नहीं बोलती बच्चों, उसने एक रास्ता निकाल लिया है। उसकी मदर की रोक टोक को, डूज और डोंट्स को इग्नोर करने का एक रास्ता निकाल लिया है। देखो ये ब्रैकेट में अमेंडा की रिएक्शंस देखो। अमेंडा सोचती है, उसके दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं, देखो। वो कहती है देयर इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी बच्चों यानी शांत, शांत, रिलैक्स्ड, बहुत ही शांत एमेराल्ड। एमेराल्ड यानी ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर, एमेराल्ड सी यानी ग्रीन सी। कैसे वो सपनों की दुनिया में खोई रहती है। देखो कि वो सोचती है कि हाँ, एक शांत जैसा स्थिर ग्रीन सी है, वेयर द सोल, सोल यानी ओनली, द ओनली इनहेबिटेंट यानी रेसिडेंट इज मी। एक शांत हरा दरिया है जहां सिर्फ मैं अकेली रहती हूं। अ मरमेड, मैं क्या हूं? अ मरमेड हूं। मरमेड यानी हिंदी में उसे आप कह सकते हो जलपरी। जलपरी होती है ना दरिया में, ओके। कि पूरे दरिया में एक शांत ग्रीन कलर के, हरे रंग के दरिया में मैं अकेली ही रहती हूं। मैं कौन हूं? मैं जलपरी हूं। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्टिंग यानी बच्चों, यस, ड्रिफ्टिंग यानी फ्लोटिंग, फ्लोट करते हैं ना, तो ड्रिफ्टिंग यानी मैं तैर रही हूं इस दरिया में, मैं जलपरी की तरह तैर रही हूं। ब्लिसफुली यानी हैप्पीली, राइट। देखो बच्चों, देखने जैसी बात है बच्चों। एक तरफ उसकी मम्मी है, उसे फटकार लगा रही है ना, सुना रही है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट। दूसरी तरफ ये अपने ही ख्यालों में खोई है। हाँ, क्या सोचती है? हाँ, कि एक
बड़े से एक शांत हरे समंदर में मैं अकेली ही रहती हूँ, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं मरमेड हूँ, मैं जल परी हूँ जो दरिया में अपने हैप्पीली फ्लोट कर रही है, तैर रही है, कैसे मम्मी की डांट को कैसे दरकिनार कर दिया उसने, कैसे इग्नोर कर दिया बच्चों, राइट? सो दिस वाज द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम एमेंडा। अब आगे देखो बच्चों, फिर से उसकी मम्मी फिर से कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? एमेंडा, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क खत्म कर दिया? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? क्या तुमने अपना रूम सही ढंग से अरेंज कर दिया, साफ सुथरा कर दिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज भी सही तरह से साफ करने के लिए कहा था एमेंडा। देखो मम्मी फिर से चिल्ला रही है, क्या क्या कह रही है? होमवर्क किया, रूम साफ किया, शूज अच्छी तरह से क्लीन किए, और उसके बदले में एमेंडा क्या सोच रही है? देखो, मैं एक ऑर्फन हूं। ऑर्फन यानी बच्चों अ चाइल्ड हु हैज लॉस्ट इट्स पेरेंट्स, जिसके माता पिता नहीं होते ना, यानी अनाथ, है ना, अनाथ। तो क्या सोच रही है? देखो, आई एम एन ऑर्फन, मैं अनाथ हूं। रोमिंग द स्ट्रीट, रास्तों पर मैं घूम रही हूं, भटक रही हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्श्ड बेयर फीट। हर्श्ड यानी बच्चों साइलेंट, मेरे दबे पांव से, और बेयर फीट, उसने शूज नहीं पहने हैं बच्चों, और शांत दबे पैर से, वो भी विदाउट एनी फुटवेयर। वो धूल में, देखो रास्ते पर वो भटक रही है, घूम रही है वहां पे, और वहां जो सॉफ्ट डस्ट है ना बच्चों, धूल है, रास्ते पर की जो धूल है, वहां उस धूल में मैं पैटर्न बना रही हूं, राइट? यानी कोई डिजाइन बना रही है वो। द साइलेंस इज गोल्डन, कितनी शांति है यहां पे। कहा? रास्ते में। द फ्रीडम इज स्वीट, ये जो आजादी है, कितनी मीठी आजादी है। किससे आजादी बच्चों? यस, कैन यू इमेजिन? ये जो कह रही है फ्रीडम, किससे फ्रीडम चाहिए उसे? यस, सोच सकते हो। यहां देखो, पहले ही वर्ड में उसने इंडिकेट कर दिया है, ऑर्फन विदाउट पेरेंट्स, चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, अनाथ। यानी शी वॉन्ट्स फ्रीडम फ्रॉम हर पेरेंट्स। बच्चों, इसे नेगेटिवली लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझो। अगर आप ये सोच रहे हो, अरे यार कि ये कैसी लड़की है कि अपने माता पिता के बारे में ऐसा नेगेटिव सोच रही है कि काश मेरे माता पिता ना हो, राइट? उनसे मुझे, वो अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मुझे फ्रीडम मिल जाएगा। नहीं बच्चों, वो नेगेटिवली नहीं सोच रही है अपने माँ बाप के बारे में। वो सिर्फ माँ बाप से आज़ादी, थोड़ी लिबर्टी मांग रही है बच्चों, है ना, थोड़ी छूट छाट मांग रही है। अब ऑर्फन होना किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता बच्चों, लेकिन ये सोचने पे मजबूर है। इनोसेंटली वो भी सोच रही है, इनोसेंटली, है ना। वो नहीं सोच रही है कि मेरे माँ बाप को ये हो जाए, वो हो जाए, नहीं, वैसा नहीं है। शी इज नॉट थिंकिंग इल ऑफ हर पेरेंट्स। वो तो सिर्फ ऑर्फन बच्चे जो होते हैं, जिनको कोई माँ बाप नहीं होते,
जो उन्हें रोक टोक किया करें, है ना। माँ बाप अनाथ बच्चों को कौन रोक टोक करता है बच्चों? कोई नहीं। उनको पूरी आज़ादी होती है, यू नो। पूरे स्ट्रीट में यानी रास्तों पर वो भटकते रहते हैं, धूल में खेलते रहते हैं, खुले पैर, नंगे पैरों से, है ना। साइलेंस इज गोल्डन। उनके माता पिता की कोई कोई डांट फटकार उन्हें नहीं लगती, और इसीलिए साइलेंस फील करते हैं वे, है ना। और फ्रीडम है, उनको स्वीट महसूस होता है। लेकिन ये ऑर्फन की तरह वो आज़ादी चाहती है, वो डांट फटकार नहीं चाहती उसकी मम्मी से, इसीलिए वो खुद को ऑर्फन इमेजिन कर रही है, राइट। सिर्फ उसे डांट फटकार से बचने के लिए वो आज़ादी मांग रही है बच्चों, समझे। सो यू हैव टू टेक इट लाइक दैट, राइट। देखो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। क्या कहती है उसकी मम्मी? तुमने होमवर्क कंप्लीट किया, रूम साफ किया, शूज अपने ठीक किए? बच्चों ये सारी बातें ऑर्फन अनाथ बच्चों को कहने वाला कोई नहीं होता, राइट ना। इसीलिए खुद को ऑर्फन महसूस कर रही है, क्योंकि अनाथ बच्चे हैं, वो तो होमवर्क स्कूल में ही नहीं जाते, तो फिर कैसा होमवर्क? उनका खुद अपना रूम ही नहीं होता, तो कैसा उसे टाइडी रखना, साफ सुथरा रखना? शूज भी नहीं होते बच्चों, बैर फिट वो घूमते हैं, तो शूज भी नहीं क्लीन करने पड़ते हैं। यानी काम से बचने के लिए, इस डांट फटकार से बचने के लिए, सिर्फ उसके लिए ये ऐसा इमेजिन कर रही है, समझे। आगे बढ़े। आगे उसकी मम्मी कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। तुम्हारे एक्ने याद करो। एक्ने यानी पिंपल्स, है ना। इस उम्र में कई को पिंपल्स निकल आते हैं, राइट। तो उसकी मम्मी कहते हैं कि चॉकलेट मत खाओ, याद है ना तुम्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम है। और जब वो कहती हो तो मम्मी ज्यादा गुस्से से वो क्या कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूं तो तुम्हें मुझे मेरी तरफ देखकर मुझे सुनना चाहिए। यानी इन शॉर्ट उसकी मम्मी कह रही है, क्या तुम मुझे सुन रही हो अमेंडा, मैं जो कह रही हूं, राइट। लेकिन अमेंडा सुन रही है? बिल्कुल नहीं। वो क्या कहती है, देखो वो क्या सोच रही है, अपने ही दिमाग में ख्यालों में खोई है बच्चों। व्हाट डज शी थिंक? आई एम रैपुंज़ल, मैं एक रैपुंज़ल हूं। अब रैपुंज़ल क्या है बच्चों, ये समझ लो कि रैपुंज़ल एक्चुअली इट्स अ जर्मन, ओके, जर्मन फेरी टेल है बच्चों। इट्स अ जर्मन फेरी टेल। अब इस फेरी टेल में क्या होता है कि एक रैपुंज़ल, ओके, रैपुंज़ल नाम की एक लड़की होती है, छोटी जब होती है ना, उसके बचपन में ही कुछ मैजिशियन उसे उठा के ले जाते हैं, चुरा कर भाग जाते हैं, और किसी बड़े फॉल्ट में, एक बड़े कासल में उसे छुपा देते हैं, राइट। इसे बड़े कासल में उसे छुपा देते हैं, बड़े से ऊंचे से, राइट। यहां पर उसे रख देते हैं, राइट, बड़े एक रूम में, और ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो रैपुंज़ल है, वो लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल, वेरी चार्मिंग गर्ल। अब जब वो जवान हो जाती है बच्चों, तब जो मैजिशियंस उसे उठाकर ले जाते हैं, वो मैजिशियन अगर उसे मिलना हो, उस रैपुंज़ल से अगर उन्हें मिलना हो, इन मैजिशियंस को, तो वह क्या कहते हैं पता है? रैपुंज़ल, रैपुंज़ल, तुम्हारी बालों की जो प्लेट है, कि जो लट है वो नीचे फेंको,
तो वो रेपंजल बालों की लट को नीचे फेंक, बड़ी लंबी लट थी बालों की उसकी, तो ऊपर से वो फेंक देती थी नीचे लटका कर, और वो उस पर चढ़ के उस पर चढ़ जाते थे, राइट। और कि दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी डियर, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता, वी डोंट हैव मच टाइम, राइट। तो रेपंजल वो कहती थी ना कि तुम्हारे बाल नीचे फेंको, और वो ऊपर जाती थी, तो ये रेपंजल इस लड़की का नाम था, फेरी टेल है, राइट। ओके, तो वो क्या सोचती है, आई एम रेपंजल, मैं तो एक रेपंजल हूं, वो रेपंजल से कंपेयर करते हो खुद को, राइट ना, जो सुमसान महल में अकेली रहती है, कोई उसे बोलता नहीं, कोई उसे मिलता नहीं, राइट। वो क्या कहती है एमेंडा, आई हैव नॉट अ केयर, है ना, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर, ट्रांक्विल यानी काम, यहां इस टावर में, यू नो, ये जो टावर है, तो इस टावर पर मेरी जो लाइफ है बहुत ही शांत है, और ऐसी लाइफ तो बहुत ही रेयर हो देखने को मिलती है, ऐसी बहुत ही रेयर लाइफ जीने को मिलती है जो मैं जीना चाहूंगी। बट आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, लेकिन मैं ऊपर रेपंजल की तरह रहूंगी, मुझे कोई केयर नहीं होगी, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम धंधा नहीं होगा, मैं टावर पर बहुत ही ट्रांक्विल और रेयर लाइफ जीऊंगी, बहुत ही शांत और बहुत ही दुर्लभ ऐसी लाइफ में जीऊंगी, लेकिन मैं मेरे जो ब्राइट हेयर है उसे लेट डाउन नहीं करूंगी, मैं नीचे नहीं भेजूंगी। क्यों? हो सकता है उसकी मम्मी उसे पकड़ के ऊपर चढ़ाए, उसे फिर से डांटने लगे, राइट बच्चों। सो इट्स अ फनी वे, यू नो, टू इमेजिन टू गेट रीड ऑफ हर मदर, सी, मम्मी से छुटकारा पाने के लिए ऐसे ऐसे ख्यालों में वो खो जाती है बच्चों। और फाइनली देखिए कि उसकी मम्मी इतना डांट लिया उसे, और डांटने के बाद भी क्या एक्सपेक्ट करती है उसकी मम्मी, देखो, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग यानी बच्चों, यस, सल्किंग किसे कहते हो आप? यू नो, किसी को अगर कुछ आप बोल दो तो कैसा नाराज हो जाता है, राइट, या तो रूठ जाता है ना, नाराज होना या रूठ जाना उसे सल्किंग कहते हैं, राइट, अनप्लेजेंट मूड में आ जाता है। तो इतनी सारी डांट मम्मी ने खिला दी, और उसके बाद भी अब उसे ये लग रहा है मम्मी को शायद अमेंडा को बुरा लग गया होगा, वो रूठ गई होगी। आपको लगता है वो रूठी है? बिल्कुल नहीं बच्चों। देखो उसकी मम्मी क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, अमेंडा ये रूठना, नाराज होना बंद कर दो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, बस अपने ही मूड में खोई रहती हो तुम। एनी वन वुड थिंक, और कोई क्या सोचेगा कि आई नेग्ड एट यू, नेग्ड एट मीन्स आई हैरेस्ड यू, मैं तुम पर चिल्लाई हूं, मैंने तुम्हें परेशान किया है, राइट। ऐसे रूठ के बैठी रहोगी तो लोगों को क्या लगेगा कि मैं तुम पर चिल्लाई हूं, मैंने तुम्हें परेशान किया है ना, हैरेस किया, इसलिए तुम ऐसा मुंह बना के बैठी हो, लोगों का तो ऐसा ही लगेगा। लेकिन बच्चों, अमेंडा को बुरा तब लगेगा ना जब उसने मम्मी की बातें सीरियसली सुनी हो, राइट ना। वो तो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, राइट ना। कभी ये सोचती है कि मैं मरमेड हूं, राइट ना, कि जलपरी हूं, कभी वो सोचती है कि मैं ऑर्फन हूं, अनाथ हूं, कभी वो सोचती है कि मैं रेपंजल हूं, मैं एक परी हूं, एक प्रिंसेस हूं, राइट ना।
सो डियर चिल्ड्रन, दिस वॉज द पोएम. अब देखो, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द पोएम. इसके बाद लगे हाथों चलो इस पोएम में आने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस भी एक के बाद एक देख लेते हैं. राइट? तो चलो, पहले तो बच्चों कि एक फिगर ऑफ स्पीच आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पे डिटेल पे ले जाऊंगा. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच? पहले भी हमने एक पोएम में देखी है, फिर भी वो है एपोस्ट्रॉफी. राइट? एपोस्ट्रॉफी. अब बच्चों, एपोस्ट्रॉफी क्या कहते हैं? यस, एपोस्ट्रॉफी कि when there is a direct address, right? When there is a direct address to a person, right? तो तब उसे क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी कहते हैं. अब डायरेक्ट एड्रेस का मतलब क्या है बच्चों? ये एड्रेस यानी रेसिडेंशियल एड्रेस वाला एड्रेस नहीं है बच्चों, समझे? एड्रेस करना यानी अगर मैं आपसे जब भी कहता हूं ना कि डियर चिल्ड्रन, तो मैं आपसे मुखातिब हूं, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूं. आई एम एड्रेसिंग यू, आई एम टॉकिंग टू यू. राइट ना? डायरेक्टली आई एम टॉकिंग टू यू. तो दैट विल बी एपोस्ट्रॉफी. समझे? उसे डायरेक्ट एड्रेस कहते हैं. अगर जब आप मम्मी से कहते हो, मम्मी मुझे भूख लगी है, तो ये बात आपने किसे कही? यस, मुझे भूख लगी है, मम्मी से कही. आपके घर में आप अकेले अकेले से तो ऐसे बड़बड़ाते तो नहीं ना कि मुझे भूख लगी. आप किसे कह रहे हो? पहले उसका नाम तो लो. इसलिए आप क्या कहते हो? मम्मी. तो ये आपने नाम लेके डायरेक्ट एड्रेस किया है किसी को, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेस. समझे बच्चों? अब ये डायरेक्ट एड्रेस है ना बच्चों, एपोस्ट्रॉफी में ये डायरेक्ट एड्रेस के कुछ प्रकार हैं, वो मैं आपको बता देता हूं. नंबर 1, देखो बच्चों, अगर सेंटेंस में कुछ से फॉर एग्जाम्पल कि कुछ वर्ड्स आए कि जिससे डायरेक्ट एड्रेस किसी के नाम आए, चलो ना, जैसे हम कहते हैं ना कि ओ गॉड प्लीज हेल्प मी. देखो, जब आप कहते हो ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद करो, किसे आप एड्रेस कर रहे हो? गॉड को एड्रेस कर रहे हो. राइट? जब कहते हो कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो किसे आपने एड्रेस किया? मम्मी को एड्रेस किया, है ना? तो इस प्रकार जो नाम लिए जाते हैं ना, वो एक, दिस इज वन ऑफ द वेज, ओके, ऑफ डायरेक्ट एड्रेस. नाउ लेट्स सी द सेकेंड मेथड ऑफ डायरेक्ट एड्रेस. Second way is, see, when there are some words like thou, thy, thee, right? ऐसे कुछ इंग्लिश वर्ड्स आते हैं जिसके मीनिंग होते हैं, दिस आर ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स. उसके मॉडर्न इंग्लिश में उसके क्या, दाव को क्या कहते हैं? यू. दाई मीन्स योर. Thee means to you, right? यानी सामने वाले पर्सन को आप डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हो, कि तुम, तुम्हारा, तुम्हें, लेकिन किसे? जो सुन रहा है उसे. तो डायरेक्ट ही किया ना हमने एड्रेस, वाया तो नहीं हुआ. ओके. अब तीसरी मेथड है बच्चों कि जिसे कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप पढ़ गए हो बच्चों कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब किसी को आप ऑर्डर करते हो, किसी को आप रिक्वेस्ट करते हो, राइट? किसी को आप से फॉर एग्जाम्पल कि एडवाइस करते हो, राइट? तो ऐसे जब सेंटेंसेस आता है ना, तो वो भी डायरेक्ट एड्रेस ही कहे जाएंगे.
राइट। तो ये सारे मेथड्स हैं एपोस्ट्रोफी को पहचानने के, राइट डियर। सो अब बच्चों ये पूरी पोएम में एपोस्ट्रोफी की भरमार है बच्चों, बहुत ही एपोस्ट्रोफी है, राइट। अब देखो पहली लाइन ही देख लो आप, है ना, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। देखो नाम लेके वो कह रही है, देयर इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू एमेंडा, राइट, डायरेक्ट एड्रेस टू एमेंडा, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, यस एपोस्ट्रोफी, है ना, दिस विल बी कॉल्ड एपोस्ट्रोफी। अब सेकेंड लाइन में भी देख लो, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, फिर से डायरेक्ट एड्रेस किया है ना, नाम भी लिया है और इंपेरेटिव सेंटेंस भी यूज किया है, ऑर्डर्स दिए हैं, है ना, तो दिस इज ऑल्सो एपोस्ट्रोफी, राइट, दिस लाइन ऑल्सो, ओके। उसके बाद थर्ड वन देखो, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा, फिर से नाम लिया, फिर से ऑर्डर किया, यानी फिर से एपोस्ट्रोफी हो गई, राइट बच्चों। चलो ये फर्स्ट स्टैंजा में ये एपोस्ट्रोफी के एग्जाम्पल्स थे। अब देखो उसके सिवा भी एक्सक्लेमेशन के भी बहुत ही एग्जाम्पल्स है इस पोएम में, देख लो आप। एमेंडा, यहाँ ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज किया गया है, सो दिस इज विच फिगर ऑफ स्पीच, एक्सक्लेमेशन, यहां पर भी है, राइट, और यहां से यहां पर भी है, ये भी एक्सक्लेमेशन है, समझे ना बच्चों। ओके चलो फर्स्ट स्टैंजा पे ही फिर से जाता है, देखते हैं। देखो ये शुरुआत के वर्ड्स देखो बच्चों, डोंट, डोंट, यस कुछ याद आ रहा है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, यस, वेयर इज इट, नेगेटिव वर्ड्स आर यूज्ड टू कन्वे अ पॉजिटिव सेंस, तो इसे हम क्या कहेंगे, लिटोटिस, राइट ना, दिस इज लिटोटिस, ओके। इसके सिवा बच्चों देखो शोल्डर्स, अ पार्ट, स्मॉल पार्ट referring to the whole personality, small part of body referring to the whole personality of Amanda, so which figure of speech, synecdoche, ऐसा ही कहते हो ना उसे कहते हैं synecdoche, right, synecdoche, right ना, okay, so this is the first stanza. Now let's move on to the next one, into the brackets. There is a language, languid emerald sea, where the sole inhabitant is me, उस दरिया में सिर्फ मैं ही रहती हूँ, मैं कौन हूँ, यानी एमेंडा कौन है, अ मरमेड, मैं तो जल परी हूँ, यानी एमेंडा खुद को किससे कंपेयर कर रही है, यस बच्चों, किससे कंपेयर कर रही है, मरमेड से, यानी देयर इज एन इंप्लाइड कंपैरिजन बिटवीन एमेंडा एंड मरमेड, सो दिस इज व्हाट, बोलो क्या कहेंगे इसे, मेटाफर, राइट बच्चों, दिस विल बी कॉल्ड मेटाफर, ओके। Now, shall we move on? See, the third stanza says, did you finish your homework, Amanda? Amanda, तुमने तुम्हारा होमवर्क खत्म किया, देखो your, यस याद करो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एड्रेस टू Amanda, that's why it is apostrophe once again. Did you finish your homework? Amanda नाम भी लिया गया है ना। उसके बाद did you tidy your room, Amanda? देखो ये तीन इस्तेमाल किए इसने, तो ये भी एपोस्ट्रोफी हुई,
राइट। आगे, आई थॉट, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। फिर से नाम लेके बुला रही है, यू, योर, अमेंडा। वंस अगेन एपोस्ट्रॉफी, राइट। ओके, ये तो हुए एग्जाम्पल्स एपोस्ट्रॉफी के। चलो अब दूसरी देखते हैं। यहां देखो बच्चों, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हुए? यस, विच फिगर ऑफ स्पीच? दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेशन। व्हाट? दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेशन। इसे इंट्रोगेशन कहते हैं, राइट। ये रहा एक्सक्लेमेशन, राइट। ओके, उसके बाद अब दूसरे भी देख लेते हैं। नहीं, इतने ही है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट कंसेप्ट, आई एम एन ऑर्फन। हाँ, एक और देख लेते हैं बच्चों। देखो देखो देखो, यहां पे वी, ओके, फॉरगॉट, या वी मिस दिस वन। आई, बोलो आई क्या है? ये आई रिपीटिशन। टेशन नहीं बोलते हैं हाँ बच्चों, टेशन, रिपीटिशन। ओके, रिपीटिशन। ओके, आगे बढ़े। चलो, आई एम एन ऑर्फन। देखो यहां पे आई यानी एमेंडा खुद को किसके साथ कंपेयर करी है? ऑर्फन। यानी वंस अगेन देयर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन between Amanda and orphan. So this is metaphor, right? उसके आगे कि हाँ देखो, feet, yes, small part of the body refers to the whole personality. Yes, this is synecdoche, right बच्चों? This is synecdoche. इसके सिवा भी एक और हम देख लेते हैं। देखो, हश्ड यानी साइलेंट। साइलेंट कौन है बच्चों? साइलेंट कौन है? फीट साइलेंट है या एमेंडा साइलेंट है? यस, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड माय डियर। यहां फीट, कभी आपने कहा है कि मेरे पैर शांत हैं? अरे हम खुद शांत होते हैं, राइट ना? तो यहां जो फीट है बच्चों, हश्ड फीट, यहां फीट नहीं, एमेंडा। सच में तो एमेंडा साइलेंट है। उसकी मम्मी की डांट के सामने, फटकार के सामने वो एमेंडा हश्ड है, साइलेंट है। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों? रॉन्ग पार्किंग की है यहाँ पे। एमेंडा होना चाहिए था, यहाँ फीट के आगे हश्ड लिख दिया। यानी इस एपिथेट को, हश्ड जो एपिथेट है, इसे ट्रांसफर किया गया है। यानी ये कहा जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। समझे बच्चों? दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट। ओके, आगे बढ़ें। अब आगे आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टैंजा पे। देखो, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। चलो एपोस्ट्रॉफी बताओ कौन कौन सी है? यस, पहले तो ये पूरा सेंटेंस नाम लिया गया है ना, और इंपेरेटिव से शुरू हुआ है, इसलिए ये भी एपोस्ट्रॉफी है, राइट बच्चों? दिस इज एपोस्ट्रॉफी। इसके बाद देखो, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। फिर से देखो, है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यू लिखा है, अमेंडा भी नाम लेके बुलाया है, ये भी फिर से एपोस्ट्रॉफी हो गई। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। फिर से अमेंडा देखो, यू भी लिखा है, ये भी एपोस्ट्रॉफी है ना बच्चों? तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी, राइट। चलो उसके बाद बोलो, ये इसे क्या कहोगे आप? ये रहा, ये रहा,
यस वेरी सिंपल, एक्सक्लेमेशन है ना, विच फिगर ऑफ स्पीच, एक्सक्लेमेशन है ये। उसके बाद ये भी है एक्सक्लेमेशन, राइट। चलो ये हो गए, चलो आगे बोलो। डोंट, नेगेटिव वर्ड, यस लिटोटिस आ गया। डोंट ईट दैट चॉकलेट मीन्स अवॉइड ईटिंग दैट चॉकलेट, राइट बच्चों। सो दिस इज अगेन you can say लिटोटिस एपोस्ट्रॉफी, राइट। और देखो बच्चों ये यहां पर देखो यू, यू एक ही लाइन में देखो, यू यू बोलो, अब क्या होगा, रिपीटेशन है ये, है ना, दिस इज रिपीटेशन। ओके, इसके सिवा बच्चों और कुछ, ओके दैट्स ओके। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे। आई एम रैपेंजल, रैपेंजल, रैपेंजल खुद को किससे कंपेयर कर रही है, रैपेंजल से। देखो बच्चों जहां जहां ये कंपेयर कर रही है, कौन, एमेंडा। पहले तो किससे कंपेयर किया, यस पहले मरमेड से कंपेयर किया, उसके बाद ऑर्फन से कंपेयर किया, और अब रैपेंजल से कंपेयर करें। जहां जहां वो खुद को कंपेयर करिए, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाफर। समझे बच्चों, दे आर मेटाफर। ओके चलो आगे बढ़ो। आई बोलो, यस रिपीटेशन। उसके आगे इसी लाइन में देखो, नॉट अ केयर, आई हैव नॉट अ केयर मीन्स आई एम विदाउट अ केयर। नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड टू कन्वे अ पॉजिटिव सेंस, लिटोटिस। ओके आगे देखो, और अगर कुछ दिमाग में आए, लास्ट लाइन देखो, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ये देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन है, राइट ना, दिस इज एन एक्सक्लेमेशन। ये नेगेटिव नेवर, दैट इज लिटोटिस, राइट बच्चों। अब आगे आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, लास्ट स्टैंजा। ओके देखो, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, रूठना बंद करो एमेंडा। तो एमेंडा को यू नो मेंशन, वो एड्रेस कर रही है और ऑर्डर भी दे रही है, यानी दो इंडिकेशंस हैं यहाँ पे, किसके, एपोस्ट्रॉफी के, राइट ना बच्चों। आगे देखो, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, यू को देखो, यू यानी फिर से एपोस्ट्रॉफी है ना। Anyone would think, किसी को भी ये लगेगा, देखने वाले को, कि मैंने तुम्हें डांटा है, मैं चिल्लाई हूं तुम पर, यू फिर से एपोस्ट्रॉफी, राइट। मैं तो कहता हूं ना बच्चों, ये इस पोएम में से अगर कोई फिगर ऑफ स्पीच आती है तो एपोस्ट्रॉफी तो कंफर्म आपकी हो जाती है, राइट ना। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि वो ब्रैकेट वाले पैराग्राफ ना हो, समझे। ओके चलो, उसके सिवा और कोई है वो भी देख लेते हैं। यहां देख लो, एक्सक्लेमेटरी है ना, मार्क है इसलिए एक्सक्लेमेशन है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन है, ओके। अब यस, तो these were the figures of speech, okay। चलो बच्चों, so that was the poem Amanda by Robin Klein in the first flight. I hope you have understood the whole poem thoroughly. So that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best for today's learning. Bye.